नमस्कार बच्चों, मैं नवीन शर्मा अपने YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि अब हम अपनी एनसीईआरटी सीरीज को लगातार चलाएंगे, तो बच्चों आज मैं अपनी एनसीईआरटी सीरीज में छठी क्लास की इतिहास की बुक का सेकंड चैप्टर लेके आया हूं। आइए इस चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। बच्चों, हमारा जो सेकंड चैप्टर है इसका नाम है आरंभिक मानव की खोज में। तो आज हम जानेंगे कि जो आरंभिक मानव था वो कहाँ रहता था, क्या खाता था। बच्चों, आपको पता है कि आज का जो इंसान है वो होमो सेपियंस के नाम से जाना जाता है। ऐसा नहीं होगा कि मानव लगातार एकदम जन्म हुआ मानव का और वो होमो सेपियंस में पहुंच गया। आपको पता है, अगर मानव के पहले कंकाल की बात की जाए तो आज से 42 लाख साल पहले इंसान का कंकाल मिलता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए ये इंसान होमो सेपियन नहीं था। होमो सेपियंस की अगर बात की जाए तो वो आज से लगभग 7 से 8 हज़ार 10 हज़ार साल पुराना है। तो इसका मतलब ये है कि मानव ने एक बहुत बड़ी यात्रा की है। ठीक है, हम निएंडरथल बने हैं, ऑस्ट्राइड बने हैं। इसके बाद आज जाकर हम आरंभिक मानव होमो सेपियंस में होमो सेपियन सेपियंस बन पाए हैं। तो चलिए आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आधुनिक मानव क्या था। आरंभिक मानव की खोज में। तो बच्चों समझिएगा, इस कहानी की शुरुआत होती है तुषार से। तुषार एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई। हर इंसान चाहता है कि उसे ट्रेन में या बस में खिड़की वाली सीट मिल जाए। तो बड़ी अच्छी किस्मत थी, जहाँ से वो बाहर का नज़ारा देख रहा था। अब आपको पता है, जब हम बाहर देख रहे होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि पेड़ पौधे, खेत खलियान सब हमारे साथ भाग रहे हैं और हमारी ट्रेन उनको छोड़ते हुए पीछे आगे की तरफ जा रही है। इसे भी ऐसा ही लगा। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा कि पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले ही ट्रेन से या रेल से यात्रा करना शुरू किया। अब ये बात सुनते ही तुषार के दिमाग में एक विचार आता है कि भैया, बस इतना साल पहले, तो इससे पहले लोग यात्रा कैसे करते थे। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी तो यात्रा क्या वो करते थे या नहीं करते थे। क्या वो अपनी पूरी जिंदगी एक ही जगह पे गुजार देते थे। हम सबके मन में भी ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो आइए इस चैप्टर के जरिए जानते हैं कि ऐसा क्या था। आरंभिक मानव, आखिर में वो इधर उधर क्यों घूमते थे। हम उन लोगों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जो इस महाद्वीप में 20 लाख साल पहले यहाँ रहते थे। बच्चों देखो, इतिहास के मामले में 20 लाख, 15 लाख, 10 लाख ऐसे साल आपको सुनने को मिलेंगे। यहाँ इंसान की ज़िंदगी का एक साल नहीं कटता और यहाँ इतिहास में 20-25 साल चुटकियों में गुजर जाते हैं। आप पैलियोलिथिक से मेसोलिथिक में आ जाइए, हजारों साल आपने गंवा दिए। आज हम उन्हें आखेटक कहते हैं बेटा, जो पुराना मानव है, खाद्य संग्रहक के नाम से जानते हैं। आपको पता होगा कि इंसान के पास ना पहले फ्रिज था, ना आज की तरह से वही टीवी था, ना मतलब खाना गर्म करने के लिए ओवन था। तो इंसान क्या करेगा बेचारा, कुछ तो ज़िंदगी में एंटरटेनमेंट चाहिए। तो व्यक्ति आखेट करता था, भोजन की भी आवश्यकता पूरी और मनोरंजन भी हो गया। इसके अलावा बच्चों फूड तो सबको चाहिए। बारिश होगी तो क्या आप छाता लेकर, आज तो छाता है, पहले तो छाता भी नहीं था। तो इंसान क्या करेगा, पुराने समय में बारिश के मौसम में जाएगा और जाकर किसी जानवर का शिकार करेगा? नहीं भैया, वो क्या करेगा, बारिश के मौसम के लिए पहले से ही भोजन को स्टोर कर लेगा। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें आखेटक और खाद्य संग्रह का नाम दिया गया है। ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चे टेंशन ना लें, इसी चैप्टर का इंग्लिश वर्जन आपको कल देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा बच्चों, भोजन के इंतजाम करने की विधि के आधार पर उनको ये नाम दे दिया गया है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़ियाँ पकड़ते थे, फल मूल दाने पौधे पत्तियाँ अंडे इकट्ठा करते थे। ठीक है, लेकिन बच्चों उस समय ये डिबेट नहीं थी कि अंडा वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन है। ये बड़ी अच्छी बात थी। आगे समझिएगा, हमारे उपमहाद्वीप जैसे देशों में पेड़ पौधों की अनगिनत प्रजातियां मिलती हैं, इसलिए पेड़ पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ भी हमारे भोजन का सबसे बड़ा हिस्सा होते थे। लेकिन यह सब कर पाना बिल्कुल आसान नहीं था। बिल्कुल सच्ची बात है बेटा। ऐसे कई जानवर थे जो हमसे ज़्यादा तेज दौड़ते थे। अभी मोदी जी 8 चीते लेकर आए हैं, अगर आपका मन करे तो आप उससे रेस लगा सकते हैं।
बहुत से जानवर हमसे ज़्यादा ताकतवर भी होते हैं। बचपन में एक पहली पोयम पढ़ी होगी आप सब ने, हाथी राजा कहाँ चले, हाथी भैया गए और जाकर पेड़ों को तोड़ दिया। तो भैया जब वो पेड़ तोड़ सकते हैं तो हमारे इंसान के शरीर का क्या है। तो जानवरों के शिकार, चिड़ियों या मछलियों को पकड़ने के लिए इंसान को बड़ी मात्रा में फुर्ती चाहिए, जागरूकता चाहिए और तेज होना पड़ता है। पेड़ पौधों से खाना जुटाने के लिए भी आवश्यक है कि कौन सा पेड़ खाने योग्य है। पता लगा कि आप भैया गए, आपने देखा वाह भैया बड़ा हरा पौधा है, कुछ कुछ कांटे कांटे से भी निकले हुए हैं, और पता लगा आप कुछ और ही खा गए, और बाद में फिर बाकी जो जानवर है वो आपको खा के काम चला रहे हैं। साथ ही फलों के पकने का मौसम भी, अब पता लगा आपने एक आम रख लिया मुंह में और बाद में पता लगा वो तो खट्टा था, कड़वा था, और हो गया आपका काम। तो बच्चों इस प्रकार से आप हर चीज़ को एक सीजन के हिसाब से यूज कर पाते हैं। तो अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखेटक या खाद्य संग्रह जो था, समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते थे। तो बच्चों अगर आप में से कोई बच्चा सीटेट का या फिर D12B का कोई एग्ज़ाम देने वाला है तो थोड़ा नोट करें इस बात को। बच्चों इतिहास में उस समय 4 कारण थे जिसके कारण इंसान यात्राएं करता था। आज तो बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण था, अगर वे एक जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते थे तो आसपास के पौधों को, जीव जंतुओं को, फलों को खाकर समाप्त कर देते थे। अब भैया खाने के लिए कछु है ही नहीं, तो क्या कहना पड़ेगा, चलो भैया नई जगह पर चलते हैं। नंबर 1 समझ में आ गया आपको। दूसरा समझिए यह कि कुछ जानवर और भाई देखो जानवरों का भी क्या था, उनको भी तो भोजन की आवश्यकता है। वो अपने शिकार के लिए जैसे हिरन है, मवेशी हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे। अब उनके पीछे पीछे हम इंसानों की भी मजबूरी थी, हमें भी जाना पड़ता था। ठीक है। तीसरा कारण यह है कि पेड़ पौधों में फल और फूल उगने का जो समय होता है वो अलग अलग होता है। अब बच्चों खेती करना तो हम जानते नहीं थे, तो क्या करेंगे, जहाँ भैया फसल दिखाई देगी, फसल के पीछे पीछे जानवर भी जाएंगे, हरियाली के पीछे, ऐसे ही उनके पीछे हम भी चले जाएंगे। तो बच्चों यहाँ इंसान फसल उगाता नहीं था, जो नेचुरल उगती हुई फसलें थी अपने आप जो उगती हैं उसी का हम प्रयोग करते थे। और चौथा कारण था बेटा, पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं है, और पानी झीलों, झरनों, नदियों में ही मिलता है। तो कई बार जो नदियाँ हैं या झील हैं भाई, उनका पानी कभी नहीं सूखता। कुछ झीलों और नदियों का पानी बारिश के कारण, आपको पता है कई बार पानी की मात्रा बढ़ती है, कई बार कम होती है। इस कारण से इंसान को भी पानी की तलाश में भी यात्राएं करनी पड़ती थी। अब देखो बच्चों आजकल की हमारी यात्राएं काफ़ी अलग हो गई हैं, लेकिन उस समय की यात्राओं के ये 4 कारण देखने को मिलते हैं। ठीक है। अब आरंभिक मानव के बारे में जाने तो भैया जाने कैसे। अब देखो कोई प्राकृतिक मानव तो आएगा नहीं और कहेगा कि अरे भैया उठो, मैं प्राकृतिक मानव हूँ, तो कैसे जाने। तो पुरातत्वविद बेटा जो पुरातत्व तत्वों का जो अध्ययन करता है उस व्यक्ति को पुरातत्वविद कहा जाता है। तो ये क्या करते हैं, ये अन्य ऐसी वस्तुएं ढूंढते हैं जिनके द्वारा वो इतिहास को जान सके। जैसे भाई आखेटक है, खाद्य संग्रह है, तो भाई इंसान क्या करेगा, पत्थरों का प्रयोग करेगा। आपके सामने देखो कई तरह के पत्थर हैं। आप सबको याद होगा हम सबके बचपन की जो शुरुआत होती है और पहला हथियार जो हम सब यूज करते हैं वो पत्थर ही होता था। कई बेचारे बच्चे इतने शरीफ होते थे, किसी से भी झगड़ा हो जाए या तो वो अपने दांतों का प्रयोग करते थे या पत्थरों का प्रयोग करते थे। इसके अलावा बेटा काम के लिए पत्थर, लकड़ी, हड्डियों के औजार बनाता था इंसान। अब उनमें से कुछ औजार ऐसे हैं जो आज भी विद्यमान हैं, तो ये हमारा क्या बन गया, एक स्रोत बन गया। इसके द्वारा हम इतिहास का अध्ययन कर पाएंगे। तो पत्थर से बने बेटा जो औजार होते थे ये प्राचीनतम होते हैं। इसमें भी कई हजार साल पहले इनको बनाया गया था, ये आज भी उसी अवस्था में मिल जाते हैं। कुछ पत्थर के औजार तो बेटा आज से 10,000 साल पुराने भी हैं। तो आप समझ सकते हो इतिहास का एक बड़ा युग इनके द्वारा जाना जा सकता है। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग हम फल फूल काटने के लिए, हड्डियाँ और मांस काटने के लिए, जैसे चॉपर, चॉपिंग, पैबुल, इस तरह के हथियारों का भी हम प्रयोग करते थे। तो जिन हथियारों के हिसाब से जिस तरह के औजार ये मिलते हैं, इन औजारों के हिसाब से हम इतिहास को अलग अलग कालखंडों में बांटते हैं कि कौन सा कालखंड क्या कहलाएगा। अब बात करते हैं बेटा इंसान के रहने के स्थान के बारे में। आप देखोगे कि अगर आपको ये मैप सही से दिखाई दे रहा हो तो इसमें लाल त्रिकोण की कुछ जगह हैं, जैसे भीमबेटका आपको दिखाई देगा, हुसंगी दिखाई देगा। तो ऐसे कुछ स्थान हैं जहाँ इंसान ने प्राचीन काल में रहना शुरू किया। इसके अलावा बच्चों आपको मेहरगढ़ वगैरह दिखाई देगा। ठीक है।
तो बेटा जो पत्थर था वो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण स्रोत था। तो इंसान ऐसी जगह की खोज करेगा जहाँ उसको पत्थर अच्छी मात्रा में मिल जाएँ। पत्थर अच्छी मात्रा में होंगे तो औजार बनाना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो ऐसे स्थानों को बच्चों जहाँ पर पत्थर काफ़ी बड़ी मात्रा में मिलते थे, इंसान औजार बनाता था, उसी को बेटा उद्योग स्थल कहा जाता था। आजकल के टाइम का बेटा ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल एरिया मान सकते हो आप, जहाँ पर हम गुफाओं में पत्थरों का काम करते थे, पत्थरों से चीज़ें बनाते थे। अच्छा बेटा, अब देखो चीज़ें भी बनाएँगे, इसके साथ में क्या करेंगे, कुछ ऐसे स्थान होंगे जहाँ पर हम रहेंगे। जिस स्थान पर इंसान रहता था उसको आवासीय स्थल बोलते थे, और जहाँ वो पत्थरों से चीज़ें बनाता था उसको औद्योगिक स्थल बोलते थे। तो आपको ये 2 चीज़ें याद रखनी है। अच्छा, कुछ गुफाएँ ऐसी भी हैं इंसान खुश हुआ। अब आज हम खुश होते तो क्या करते हैं? जैसे आपने एक मूवी देखी थी पुरानी, मिस्टर इंडिया, बड़ा वो फेमस डायलॉग था, मोकेम्बो खुश हुआ। तो अभी मोकेम्बो भाई साहब खुश होते थे, किसी को मारते थे। पुराना मानव जो खुश होता था वो क्या करता था, गुफाओं की दीवारों पर चित्र बना देता था। जैसे आजकल हम में से कुछ लोगों को डांस करने का शौक होता है, कईयों को गाना गाने का शौक होता है, और कईयों की इतनी सुरीली आवाज़ होती है कि बाथरूम में वो अकेले गाएँ तो भी लोग डर जाएँ, लेकिन फिर भी गाना गाने का शौक होता है। अगर आप में से किसी को है या आपके किसी फ्रेंड को है तो कमेंट करके ज़रूर उसको टैग करें। आगे समझिए बच्चों, हम इन उद्योग स्थलों के बारे में जानकारी कैसे जानें? तो बच्चों, इंसान जब कोई चीज़ बनाएगा तो उसके लिए बेटा वो बड़े पत्थरों का यूज करेगा, इसलिए आपको टूटे-फूटे पत्थर मिल जाते हैं, कई और चीज़ें मिल जाती हैं। इस प्रकार से हम आवासीय स्थल और उद्योग स्थल को आपस में अलग-अलग बाँट देते हैं। पुरा स्थल, बड़ा बच्चा खतरनाक सा शब्द लगता है देखने में ये। पुरा स्थल वह स्थान है जहाँ से हमें औजार, बर्तन, इमारतें आदि के बारे में ज्ञान मिलता है या अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था, बाद में वो उन्हें वहीं छोड़कर चले गए। अब भैया हर कोई मेहरगढ़ में तो रहता नहीं कि इंसान की डेथ हुई उसकी बकरी को उसके साथ दफना दिया, लेकिन आपको पता है इंसान का कंकाल मिलेगा तो साथ में बकरी भी तो मिल जाएगी। उसके जरिए हम जान पाएंगे कि वो युग कैसा था। इसके अलावा बच्चों पाषाण औजारों का निर्माण करते थे लोग। अच्छा, यहाँ से बच्चों एक चीज़ नोट करना, पाषाण उपकरण बनाने के 2 तरीकों का प्रयोग किया जाता था। पहला तरीका होता था पत्थर से पत्थर को टकराकर उस पे किनारियाँ बनाना, और उससे क्या करते थे, हम हथियार बनाते थे। इसके लिए क्या करते थे बच्चों, एक पत्थर को हम हाथ में लेते थे, दूसरे पत्थर को दूसरे हाथ में, और उसको पीट-पाट कर उस पर चीज़ें बनाई जाती थी। ठीक है? इससे क्या होता था, उस पत्थर में शलक निकलते थे, उससे एक शेप बन जाती थी। जितना पहला शेप होगा, जानवर को मारने में या उसकी खाल को उतारने में उतनी ही आसानी हमें मिल जाएगी। दूसरा तरीका था बेटा दबाव शलक तकनीक का, कि सिंपल सी बात है, किसी एक अच्छी सी सतह पर, मजबूत सतह पर किसी पत्थर को रखिए और दूसरे पत्थर का हथौड़ी की तरह प्रयोग कीजिए उस पर शलक बनाने में। तो बच्चों ये क्रोड वाला मेथड था, इसका भी काफ़ी प्रयोग किया जाता था। अगर बच्चों आप आंध्र प्रदेश के आसपास एक स्थान देखेंगे करनूल, तो वहाँ पर आपको एक गुफा मिलेगी। मैंने आपको लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था कि करनूल की जो गुफा है, वहाँ से बेटा राख का पहला साक्ष्य हमें देखने को मिलता है। मतलब आप समझ गए होंगे कि वहाँ के लोगों को आग जलाना आ गया था। ठीक है? आग लगाना नहीं बेटा, कहीं कुछ और ही कर दो इसका, ठीक है? तो आग जलाना सीख गए थे, लेकिन आग का बच्चों खाना बनाने में कोई प्रयोग नहीं होता था। उस समय के लोग क्या करते थे, आग का यूज़ रात को गुफा के बाहर जलाने में करते थे ताकि कोई जंगली जानवर नज़दीक ना आए। ठीक है? ठीक है, बाद में धीरे-धीरे क्या हुआ, इंसान को समझ में आने लगा कि भैया इससे तो पकाया भी जा सकता है चीज़ों को, तो इंसान ने मांस को पकाना शुरू कर दिया और धीरे-धीरे इंसान के जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो गया। बदलती जलवायु, लगभग 12,000 साल पहले आपको पता है जो एक आइस युग था, बर्फ युग, जो उसका आप अलग-अलग नामों से जानते हो, उसका अंत हुआ और घास के मैदानों की शुरुआत हो गई। अब बच्चों जब घास के मैदान बनेंगे तो हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी जैसे जानवरों की संख्या भी बढ़ेगी, क्योंकि आपको पता है घास की मात्रा बढ़ेगी तो प्रकृति का नियम है, वो जानवर भी ज़्यादा बढ़ेंगे जो घास को खा के जीवित रहते हैं। तो इससे इंसान को फ़ायदा ये मिला कि उसको आसानी से शिकार की जो उपलब्धता थी, बड़ा खतरनाक शब्द है ये, तो उसकी पूर्ति होने लगी और धीरे-धीरे क्या होने लगा, इंसान ने जानवरों के बारे में, उनके खान-पान के बारे में, उनके प्रजनन के बारे में जानना शुरू किया। और बच्चों इसी से शुरुआत हुई पशु पालन की, जिसको इंग्लिश में हम एनिमल हस्बेंड्री के नाम से जानते हैं। ठीक है?
तो बच्चों इसी के बाद धीरे धीरे इंसान को लगा कि जब पशुपालन स्टार्ट हो गया तो इंसान को लगा कि क्यों ना हम वो फसलें खुद उगाएं जिनके ज़रिए हम अपना भी पेट भर सकते हैं और जंगली जानवरों का भी पेट भर सकते हैं। इस प्रकार से धीरे धीरे इंसान ने खेती करना शुरू किया और भारत में एक स्थान है मेहरगढ़, ये बेटा बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ेगा। यहाँ पर इंसान ने पहली बार जंगली जानवर मतलब को भी पाला और साथ में जो गेहूँ, जौ, धान जैसे फसलें उगाना भी शुरू किया। इसमें बच्चों आपको याद रखना है जौ और गेहूँ जो है वो मेहरगढ़ में उगाया गया है। इसके अलावा बेटा धान जो है वो कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश में उगाया गया है। इसके अलावा बेटा पशुपालन में भी वही बात है कि पशुपालन में जो कुत्ता है जंगली जानवर मतलब कुत्ते की जो प्रजाति है उसको बेटा आदमगढ़ मध्य प्रदेश और बागो राजस्थान में पाला गया। जबकि बेटा जो भेड़ बकरी इस तरह के जो पशु थे उनको पालने की शुरुआत मेहरगढ़ से हुई। बाकी जो बेटा आदमगढ़ वगैरह बागौर वगैरह को याद रखना है। अब बात करते हैं नाम की कि भी हम इतिहास को कैसे क्या नाम से बांटें। तो बच्चों इतिहास को अगर हम बात देखते हैं तो इतिहास के बेटा प्राचीन भारत में 4 बड़े युग होते हैं। पहला युग पाषाण काल होता है जहाँ इंसान पत्थरों का प्रयोग करता था। दूसरा युग ताम्र पाषाण काल होता है जहाँ इंसान तांबे का प्रयोग करता था। तीसरा ताम्र पाषाण काल तो तांबे से बेटा ताम्र तांबा, ठीक है। तीसरा युग हमारा बेटा ब्रोंज एज होता है। तांबे में इंसान ने टीन को मिलाया और ब्रोंज का निर्माण कर दिया। चौथा बेटा हमारा युग आयरन एज होता है। आयरन बोले तो बेटा लोहा, लोहे का युग हमने प्रयोग करना शुरू किया। तो इस प्रकार से बेटा देखा जाए तो ये हमारा जो बंटवारा है 4 कालों में एंशिएंट इंडिया का वो हमने किया है। अच्छा बच्चों इसी से आपको एक चीज़ और समझनी है कि जो पाषाण काल है उसके भी कई हिस्से किए गए हैं। इसमें बच्चा सबसे पहला जो हिस्सा आता है उसको पूरा पाषाण काल नाम दिया गया है। पूरा मतलब पूरी तरह से और पाषाण मतलब पत्थर का युग। मैं अगली क्लास में आपको समझाऊंगा कि पूरा पाषाण क्या होता है, कैसे काम करता है, ठीक है। अभी थोड़ा सा हम जानते हैं शैल चित्र क्या होते हैं, इससे हमें क्या पता चलता है। बेटा मैंने बताया था जिस इंसान हम इंसानों के अंदर एक भाव होता है खुशी का और गम का। हम खुश होते हैं तो भी कई बार देखा होगा लोगों को हुर्रे, यस वेरी गुड ये सब चिल्लाते हैं। दुखी होते हैं तो किसी कोने को पकड़ के खूब रोते हैं। लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है कि वो क्या करते हैं, खुश होंगे तो चित्र बनाएंगे, दुखी होंगे तो चित्र बनाएंगे। तो इंसान में भी ऐसे भाव थे। तो गुफाओं पे जो दीवारें हैं उन पर जो चित्र बनाए गए जैसे हमारे छोटे बच्चे अक्सर करते हैं, ठीक है, वो अपनी पूरी दीवारों को लाल रंग हरा रंग जो रंग उनके हाथ में आ जाएगा उसे नया आकार नया संयोजन दे देते हैं। वही काम इन लोगों ने भी किया। अच्छा अब बच्चों काम आता है कौन क्या करता था, तो बच्चों इसके बारे में ज़्यादा तो इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती लेकिन लगता है कि महिलाएं चित्रकारी भी करती थी। जो पशु थे जो पुरुष सॉरी जो पुरुष थे, अरे भैया वैसे भी इंसान साइकोलॉजिकल पशु ही है तो काहे दिक्कत लेनी है। तो इंसान जो बेचारे पुरुष थे, ठीक है, बेचारा इसलिए लगाया मैंने कि शादीशुदा थे। तो जो पुरुष थे वो फल फूल इकट्ठा करने का काम करते थे, ठीक है। इसके अलावा भाई महिलाएं और पुरुष कुछ काम ऐसे थे जो दोनों मिलकर करते थे, ठीक है, और कुछ काम ऐसे होते थे जो केवल महिलाएं करती थी। इस प्रकार से बच्चों लोगों ने काम को बांटा हुआ था। आज भी आप देखते होंगे काफ़ी कामों का बंटवारा होता है। अच्छा अगर आपको महाराष्ट्र में एक जगह बताई जाए पटने, तो आपको याद रखना है वहाँ से शतरमुर्ग के कुछ अंडे मिलते हैं जिनके छिलकों पर अंडे का छिलका मिलता है बेटा बेसिकली, पूरा अंडा तो कहाँ मिलेगा, लोग खा गए होंगे, ठीक है। लेकिन अंडे का छिलका मिलता है जिस पर कुछ चित्रकारी की गई थी। मतलब इंसान का पेंट जो अंदर का पेंटर था वो ऐसे ही जगा हुआ था, ठीक है। इसके अलावा बेटा एक स्थान है होसंगी, यहाँ से भी कई सारे हमें मतलब औजार मिलते हैं, कई सारे आवासीय स्थल और जो मैं कह सकता हूँ इसको कि भाई औद्योगिक स्थल भी आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये आपको होसंगी और जो पटने हैं वो याद रखना है महाराष्ट्र का। अगर बात की जाए बेटा एटलस की, तो आप फ्रांस को अगर ढूंढते हैं तो फ्रांस में आप पाओगे कि फ्रांस के जो चर्च थे उनकी जो बाहरी दीवारें थी उस पर काफ़ी अच्छी पेंटिंग की गई थी। ये बड़ा प्रसिद्ध है, कई जंगली जानवरों की पेंटिंग की गई थी। ऐसी ही कुछ पेंटिंग बेटा भारत में भी देखने को मिलती है। अब जो इस पेंटिंग को देखकर आपको समझ पाना बड़ा दुर्बल हुआ कि जानवर कर रहे हैं तो कर क्या रहे हैं। इसीलिए बेटा क्या होता है जो मतलब कि बॉस्टोफेदान टाइप की जो लिपियां होती हैं उसमें क्योंकि चित्रात्मक प्रयोग होता है तो एक एक्चुअल मीनिंग निकाल पाना इंसान के लिए थोड़ा मुश्किल होता है कि वो एक्चुअल में क्या कहने की कोशिश कर रहे थे या क्या वो कर रहे थे। तो बच्चों ये हमारा दूसरा चैप्टर था। मुझे उम्मीद है आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है।
और ऐसे दोस्तों को जरूर टैग करना जिनको आज भी ये डिबेट रहती है कि अंडा वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन है। तो बच्चों कल हम मिलते हैं, कल फिर इस समय, ठीक है। ज़्यादा नहीं बच्चों, 1 से 2 दिन में मैं इस समय लाइव क्लास स्टार्ट कर दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, आप लाइव क्लास में लगातार जुड़ पाएँ। धन्यवाद बच्चों।